वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है मेंसुरेशन की 8वीं क्लास है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 7 क्लासेस पढ़ ली हैं, जिसमें मैंने रेक्टेंगल, स्क्वायर और आज जो है मैं सर्किल के बारे में बताने वाला हूँ। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वृत्त क्या होता है, क्या नहीं होता है, A to Z 1 by 1 सारा डिटेल में बताऊँगा। वृत्त के बारे में न्यू चीज़ें आपको आज जानने को मिलेंगी। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो विज़िट कर रहे हैं, चैनल विज़िट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सर्किल। सर्किल का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त। सर्किल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो वृत्त होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 2D सारी पढ़ रहे हैं। 2D अभी हम कौन सा मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं? 2D पढ़ रहे हैं। 2D में हम सर्किल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रो पढ़ाया था उसमें ही बताया था 2D में कौन कौन से आते हैं, 3D में कौन कौन से आते हैं। तो हम अभी 2D के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक सर्किल बनाया है। देखो यहाँ पर ये जो बीच होता है सर्किल का पॉइंट है, बीच सेंटर में पॉइंट, सेंटर पॉइंट को बोलते हैं केंद्र। ये आपका बोलते हैं केंद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्र, यही सेंटर है इसका। ठीक, अब ये जो पॉइंट है वहाँ से हम अगर एक लाइन ऐसे खींच दें यहाँ पर इसको मिलाती हुई, तो ये जो है, ये जो यहाँ से पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ओ ए पॉइंट, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, मतलब रेडियस। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। और अगर इसी सर्किल को हम आगे बढ़ा दें, सॉरी इसी लाइन को हम आगे बढ़ा दें, ये ऐसे में बढ़ा दिया, तो ये जो पूरी लाइन है, ये यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन जो है, इस पूरी लाइन को अगर मैं यहाँ से एक अगर सेंटर से खींचूँ, यहाँ पर ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये जो डाया, इसको बोलते हैं डाया। ठीक है, व्यास, ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। डायमीटर। ठीक है, ये इसका व्यास कहलाएगा वृत्त का। ठीक, अब क्या क्या आपको पता चल गया? केंद्र पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई, व्यास पता चल गया। ठीक है, अब ये जो देखो, ये जो सर्किल की बाउंड्री है, सर्किल की बाउंड्री ये जो है, इसको कहते हैं परिधि। इसको कहते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस। ये क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। ये जान गए आप। अब देखो, अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट पे हैं और इससे ऐसे घूमते हैं, तो देखो हम घूमते हैं ऐसे टाइप का, एक राउंड में सर्किल में घूमते हैं, तो हम कुछ एंगल भी घूमते होंगे। मान लीजिए थीटा है, ये यहाँ से मान लीजिए बी पॉइंट पे गया, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से घूमा तो यहाँ थीटा एंगल भी घूम रहे हैं। तो इसको, ये जो एंगल है, मतलब एंगल और ये जो परिधि है, इसका आपस में कुछ लेना देना जरूर रहता है, तो वो भी एक मायने रखता है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास अगर प्रकार होगा जो हम यूज़ करते हैं सर्किल बनाने के लिए, अगर हम उसको हम यहाँ पर रखें और यहाँ पे ऐसे घुमाएं, तो ये जो हम वहाँ से उसको घुमाते हैं, इसको चाँप बोलते हैं। चाँप बोलते हैं। ठीक है, कि एक चाँप लगाया, तो ये ऐसे चाँप लगाते हैं, ये चाँप लगाते हैं एंगल काटने के लिए, मतलब उसका यूज़ करते हैं। तो जो कोण और कोण का रिलेशन जो होता है चाँप से, कोण बराबर होता है चाँप बट्टे त्रिज्या। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, इसमें मैंने सारा कुछ बता दिया। अब बचा क्या है? क्षेत्रफल बचा है। तो जो अगर ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया जो है इसके अंदर, ये जिसने सर्किल ने कवर कर रखी है, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम क्या करते हैं? ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है, पूरा एरिया कहलाता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसमें 1 by 1 सारी बता दी। अब इनके फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। देखो, पहली बात तो वृत्त की परिधि से मैं स्टार्ट करूँगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई इंटू डी होती है। क्या होती है? वृत्त की परिधि पाई इंटू डी होती है। और अगर हम इसको और आगे जाएंगे तो ये आएगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर कैसे आया?
चूँकि ये जो डी है डायामीटर जो है उसका रिलेशन क्या होता है त्रिज्या के साथ, वो 2 गुणे त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। जो व्यास है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे 2r रखेंगे तो 2πr हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आता कैसे है। वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि ये देखो यहाँ पे मैंने बताया चाप 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 चाप। अगर कई चाप एक साथ मिल जाएं, यहाँ पे भी चाप ले लो, यहाँ भी चाप ले लो, चाप ले लो, चाप को अगर पूरा इकट्ठा करके बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, परिधि तो बोलेंगे। भाई अगर हम चाप को थोड़ा 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 लेके पूरा अगर सर्किल पे बोलेंगे, कई चाप हैं तो उसको टोटल मिला के क्या बोलेंगे, परिधि तो बोलेंगे, वृत्त की परिधि बोलेंगे। और यही इसका परिमाप भी कहलाता है। वृत्त की जो परिधि होती है उसका परिमाप भी कहलाता है। भाई जैसे हम कोई स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, उसमें परिमाप निकालते थे तो यहाँ पे उसी को वृत्त की परिधि कहा जाता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि जो होता है उसी का परिमाप कहलाता है। ये इतनी जानकारी हो गई आपको। एक फार्मूला है यहाँ पे पता चल गया वृत्त की परिधि का, ये हो गया। चलो अब ये उसका इसमें रिलेशन क्या है वो भी देख लो। अगर यहाँ पर हम बात करें कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका वृत्त की परिधि से क्या रिलेशन है, मतलब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, मैं आपको उसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये देखो 2π × r है। ठीक है, मतलब ये त्रिज्या है और ये क्या है, ये कोण है। ठीक है, और ये दूरी जो है वृत्त की परिधि है, इसी को बोलते हैं चाप। तो देखो अब यहाँ पे आपको ये फार्मूला मिल रहा है कि नहीं, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। अगर यहाँ से हम चाप निकालें तो कोण इंटू त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ। अब कोण 2π क्यों होता है, तो देखो भाई ये बिंदु है, अगर कोई भी बिंदु होता है खाली पॉइंट होता है, खाली पॉइंट पे अगर हम पूरा एंगल पूछे कि भाई वो कितने अंश का कोण बनाता है, तो किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये पॉइंट है, इस पे भी 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट से अगर इसने घूमना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे घूम के वापस इसी पे आ गया, तो एक चक्कर लगा के तो उसने कितना डिग्री एंगल तय किया, 2π। 2π मीन्स 360 डिग्री, 2 गुणे 180, पाई की वैल्यू जो होती है 180 होती है, तो 360 डिग्री का एंगल उसने तय किया। तो वहाँ से ये जो आपका फार्मूला आता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वो यहाँ से इसकी वजह इस फार्मूले से जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है और वृत्त की परिधि का फार्मूला वहाँ से ही जनरेट होता है। और कई जगह भी क्वेश्चन में क्या होता है, कोण दे दिया रहता है और डिस्टेंस दे दिया रहता है, चाप दे दिया रहेगा कि भाई इतनी दूरी, इतने कोण में इतनी दूरी तय की, उसकी त्रिज्या बताओ। तो उस केस में भी ये फार्मूला काफ़ी यूज़फुल होता है। ये तो हो गई इसकी बात। तो हमने क्या क्या सीख लिया, केंद्र के बारे में पता चल गया, त्रिज्या और व्यास का संबंध आपस में क्या है इसका मैंने बता दिया। ठीक है, जो डाया है वो त्रिज्या का 1/2 होता है, त्रिज्या का डबल होता है, और परिधि जो है 2πr बता दिया। तो व्यास और त्रिज्या में जो रिलेशन है यहाँ लिख दिया, वृत्त की परिधि यहाँ हो गई, कोण चाप त्रिज्या यहाँ हो गया। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई × r²। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई × r², इसी को हम कह सकते हैं π/4 d²। अगर कभी कभी व्यास दे दिया रहता है डायरेक्ट तो हम क्या करेंगे, d², π/4 d²। मतलब दोनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, तभी आपको थोड़ा स्पीड रहेगा। नहीं तो पता चलेगा आप त्रिज्या में चेंज कर रहे हो, त्रिज्या निकाल रहे हो, डाया दिया है तो डाया दिया है तो त्रिज्या निकाल रहे हो, त्रिज्या दिया है तो डाया निकाल रहे हो। तो वो टाइम से बचने के लिए आपको क्या करना है, दोनों फार्मूले याद रखने हैं, डायरेक्ट रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी दोनों बताए हैं, 2πr और πd, वहाँ भी बताया πr² π/4 × d²। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपने ये सब देख लिया। अब देखिए मैं कुछ रिलेशंस बताता हूँ, जैसे वृत्त की परिधि और त्रिज्या में क्या रिलेशन है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिधि जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ, त्रिज्या के। ठीक है, त्रिज्या कह लो या व्यास कह लो, दोनों एक ही होगा। तो परिधि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है त्रिज्या या व्यास के। ठीक है, ये हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
वहाँ से देख लो त्रिज्या का क्या रिलेशन है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, तो जो क्षेत्रफल होगा डायरेक्ट वो त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हम इसको कहें अपनी भाषा में, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। जगह नहीं है, सही से लिखा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन यही समझ लो किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ये हो गया, आपको पता चल गया। अगर हम दो वृत्त की तुलना करेंगे तो उस केस में एक फार्मूला यहाँ से जनरेट होगा, A1/A2 बराबर R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे आपने स्क्वायर में पढ़ा था, वर्ग में पढ़ा था, वैसे ये फार्मूला है ये। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट पता है, अगर यहाँ वृत्त की परिधि को अगर हम 3 गुना करेंगे तो त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी 3 गुना हो जाएगी। तो ये इसलिए मैंने बताया। अब देखिए, मैं और कुछ फार्मूले बताता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। कई बार क्या होता है ना भाई, ये जैसे सर्किल दिया हुआ है, ये सर्किल है, इसी का कोई चक्कर लगा रहा होता है। एक बार चक्कर लगाया, 2 बार चक्कर लगाया, 3 बार चक्कर लगाया, 4 बार चक्कर लगाया, तो जो चक्कर लगा रहा है वो क्या चल रहा है, वो आपको ध्यान देना है। जो वो चल क्या रहा है भाई, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी एक यहाँ से इस पॉइंट से घूम के फिर से इसी पॉइंट पे आ गया, तो घूमा क्या, कौन सी दूरी घूमा, तो वो वृत्त की परिधि को घूमता है। ठीक है, वृत्त की परिधि को वृत्त की परिधि होता ही है तय की गई दूरी। जो तय की गई दूरी होगी, तय की गई दूरी वो वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, जो तय की गई दूरी होगी वो वृत्त की परिधि होगी, मतलब वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, तय की गई दूरी। ये ध्यान करें। अब कितने चक्कर लगाता है, अगर एक चक्कर लगाता है तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, लेकिन अगर ज़्यादा चक्कर लगाता है, 2 करता है, 3 चक्कर करता है, 4 चक्कर लगाता है, तो मान लो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी होगी भाई, एक चक्कर लगाएगा तो इतना ही घूमेगा, मतलब वृत्त की परिधि के बराबर। बराबर ये कितना है, 2πr होता है। ठीक है, 2 चक्कर लगाएगा तब क्या होगा, 2 गुणे 2πr कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई 2 चक्कर लगाए मतलब इसका डबल हो गया ना भाई। एक बार घूमा, फिर एक बार घूमा, तो उसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर 3 चक्कर लगाएगा ऐसे ही तो 3 गुणे 2πr लिखेंगे। अब ऐसे ही बहुत सारे चक्कर लगा ले, अगर n चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, n चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, n इंटू 2πr लिखेंगे। तो एक फार्मूला जनरेट होता है 2πrn। n चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होती है 2πrn। इसी को अगर हम और लिखें तो πdn लिख सकते हैं। ठीक है, πdn। तो ये फार्मूला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही काफ़ी अच्छा है। चलो, तो ये हो गया। अभी तो मैंने सारा कुछ आपको डिस्कस करके बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो सिंपल ही है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, A बराबर πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर पाई इंटू 21 रख देंगे, 21 का स्क्वायर। अब 22/7 होती है पाई की वैल्यू, तो 22/7 रख दिया, 21 इंटू 21 कर दिया। अब इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा, 22 3 66 कर देंगे और 21 कर देंगे। अब 21 से गुणा करा देंगे, 21 छक्का 126 हासिल 12, 21 छक्का 126 12 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका होमवर्क ये रहेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, 42 करना है। ठीक है, अब इसको आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे है आपके, एक पहिए की व्यास 126 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि बताओ। यदि पहिया 500 चक्कर लगाए तो तय दूरी बताओ। आपका क्वेश्चन यही है, एक पहिया दिया हुआ है, उसका व्यास दिया हुआ है, तो डाया आपको पता हो गया, डी बराबर कितना है, 126 सेंटीमीटर है। अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें तो आप इसको आधा कर सकते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, 63 सेंटीमीटर। अब इसकी परिधि बतानी है, तो परिधि का फार्मूला आपको पता ही है, मैंने बताया ही है। क्योंकि पहिया एक वृत्त को जनरेट करेगा, पहिया वृत्त के जैसा ही होता है, इसलिए हम उसकी परिधि को 2πr लिख के निकाल सकते हैं। तो 22/7 इंटू 63 कर दें, तो 7 9 63, 9 आ गया, 18 इंटू
22, 9 का इसमें गुणा करा दिया तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 396 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 396 सेंटीमीटर परिधि हो गई इसकी। यदि पहिया 500 चक्कर लगाए तो तय दूरी बताएं। तो भैया अब मैंने तो बताया था आपको कि जो चक्कर तय दूरी होता है, फार्मूला बताया था ना, तय दूरी का क्या होता है फार्मूला, चक्कर गुणे परिधि। ठीक है, इसी को मैंने बताया था 2 पाई आर इंटू एन, 2 पाई आर एन। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो 396 रख दो और 500 रख दो। इसको सॉल्व करोगे तो 5 36, 5 9 45, 5 3 15, 4 19, यह आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ गया क्या, 1,98,000 सेंटीमीटर दूरी तय की हमने। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने आपको। तो इसमें आपको क्या चेंजिंग करनी है, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ी वैल्यू आ गई। आप इसको क्या कर लो ना, इसको मीटर में कर देता हूँ और ये जो है 1.26 मीटर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ आपको 100। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है सेम क्वेश्चन का, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दिया एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी करने में 1000 चक्कर लगाता है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो भाई यहाँ पे क्या दिया है, तय की गई दूरी दी गई है। तो तय की गई दूरी मान लीजिए यस हो, तो यहाँ पे क्या दिया है 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर आपका जो ऑप्शन है देखिए इसमें मीटर में है, तो मीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें। 88,000 मीटर हो गया। ठीक है, अब चूंकि तय की गई दूरी यस बराबर होता है 2 पाई आर एन, मैंने यस ले लिया है, अब तय की गई दूरी बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है तो इसलिए यस ले लिया है 2 पाई आर एन। ठीक है, अब 2 पाई आर एन हमको 2 पाई आर एन कितना पता है 88,000, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई आर एन बराबर 88,000। ठीक है, अब एन क्या है, चक्करों की संख्या है, तो चक्करों की संख्या कितनी दी है 1000 है, तो वो लिख लीजिए आप। यहाँ पे 22/7 लिख दीजिए, यहाँ आर लिख लीजिए, यहाँ 1000 लिख दीजिए, यहाँ 88,000 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ 3 0 से 3 0 कट गया, अब बचा क्या वो लिख लीजिए 2 × 22 × R बट्टे 7 88। ठीक है, अब इससे हम 22 से 22 दूनी 44, ये 2 22 दूनी 44 और 88, तो R बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। R बराबर क्या हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सॉरी मीटर, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा आपको ये। तो इसमें अब आपका अगर होमवर्क दें तो क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूँ आपको। इस वैल्यू को 3000 कर लें, इसको 44 कर लें। ठीक है, अब आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है। ठीक है, आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट तो यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% कमी करने पर क्षेत्रफल के कितने % कम हो जाएगी। तो देखिए मैंने आपको एक रामबाण फार्मूला ऑलरेडी बता ही रखा है, वही फार्मूला हर जगह अप्लाई करते रहिए। जहाँ भी क्षेत्रफल की बात आती है वहाँ पे आप बेफिक्र उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, परसेंटेज इक्वल टू +-a +-b +-ab/100, यही फार्मूला था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या त्रिज्या की बात हो रही है, तो त्रिज्या में ए और बी दोनों ही त्रिज्याएँ होंगी, मतलब सिर्फ त्रिज्या की बात हो रही है। तो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, चूँकि यहाँ पे कमी हो रही है तो -r और यहाँ पे -r इंटू -r/100 इस तरह से होगा। तो ये -2r हो गया और माइनस का +r²/100 हो गया। ये तो ऐसे हो गया, मतलब इसको कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन बाकी अगर हम यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू रखें तो -40 रखें और -40 रखें। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि कमी हो रही है, और यहाँ पे गुणा करा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 40 × 40/100 हो जाएगा। ठीक है, -80 हो जाएगा और यहाँ पे 4 चौक 16, ये कट पीट के आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अभी घटाएंगे तो आ जाएगा 64, -64%। ठीक है, तो -64% मतलब कमी हो रही है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से करना है। अभी ऐसे वर्ग वाला भी आता, वर्ग वाला जैसे होता है तो वर्ग वाला भी सेम तरीके से करना है, क्योंकि उसमें भी भुजाएं कॉमन रहती हैं। अगर वर्ग का आ जाता, मान लो 50% वर्ग में वृद्धि कर दी गई तो 50% रख के वर्ग वाला भी
जो क्वेश्चन है परसेंटेज का, उसके क्षेत्रफल का जो पूछता है वो भी आप इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ग वाला आ गया तो उसमें क्या करना है, उसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि कमी की जगह मैं लिखूँगा वृद्धि और यहाँ पे 60 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है। बोर्ड पे एक अलग सा क्वेश्चन दिया है मैंने, और इसमें है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की जाए तो चौड़ाई कितने % कम कर दें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आपको पिछले क्लासेस में बता दी थी, लेकिन मैंने जो बताया था उसमें मैंने डायरेक्ट बताया था कि भाई चलो, जैसे मैंने बोला 50% की कमी कर दी तो -50% लेके हम क्या करते थे, इसका भिन्न में रूप बदल लेते थे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते थे, 1/2 होगा। अब बोलता था चौड़ाई में जैसे कमी है तो वो चौड़ाई में कितनी % वृद्धि की जाए तो वो क्षेत्रफल को परिवर्तन ना हो, मतलब बैलेंस रहे। लाभ में भी ऐसे, लाभ और हानि वाले में भी ऐसे ही केस में ये था कि लाभ और हानि, अगर लाभ में इतनी % वृद्धि की जाए तो हानि को कितना प्रतिशत कम किया जाएगी, उसके मूल्य में कोई फर्क ना पड़े, विक्रय मूल्य पर फर्क ना पड़े। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन जो भी थे उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो इस तरह से थी कि -50 जैसे 50% कमी कर दी जा रही है तो 1/2 उसको फ्रैक्शन में बदल लो, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए अगर प्लस पूछ रहा है चौड़ाई कि भाई चौड़ाई में कितने % वृद्धि की जाए, तो आपको क्या करना रहता था कि भाई उसमें वृद्धि कर देते थे। वृद्धि करने के लिए क्या करते थे आप जब वृद्धि करने के लिए बोलता था तो हम क्या करते थे, जो इसका न्यूमरेटर है, जो इसका हर है, उसमें से हम उसको घटा देते थे। कितना घटाते थे हम, इसका एक, मतलब हम जो हर रहता था उसमें एक कम कर देते थे। अगर वृद्धि करने के लिए बोला, अगर ये प्लस करने के लिए बोल रहा है तो इसके हर में से एक घटा देते थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 - 1 कर देते थे 1%, 1 × 100। अब परसेंटेज में बदलेंगे तो 1 × 100, मतलब 100% वृद्धि की जाए, ठीक है, की जाए। ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन बताया था। तो इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी जो आपको जानने के लायक है, कि वहाँ में मैंने डायरेक्ट बता दिया था 1/2, लेकिन यहाँ पर अभी जैसे इस क्वेश्चन में है तो ये बोलता है 60% वृद्धि की जाए, ठीक है, प्लस 60%। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये कितना होगा, 3/5 होगा, क्योंकि भाई 60/100 होगा तो 20 × 60 और 20 × 100, 3/5 हो गया। अब अगर बोल रहा है चौड़ाई में कमी की जाए तो मतलब माइनस करने को बोल रहा है, तो आपको सिंपली यही करना है, इसमें ऐड करना है। तो मैंने बताया था कि हर को घटाते और बढ़ाते हैं, जो पिछला बताया था मैंने उसमें बताया था हर को बढ़ाते और घटाते थे, लेकिन उसमें जो मेरे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो इस फॉर्म में थे, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह के थे। लेकिन अभी देखिए यहाँ 3/5 आ गया, ये थोड़ा अलग फॉर्म है। तो मैं आपको एक बेसिक जो फार्मूला था वो अभी बताना चाहता हूँ, कि वो फार्मूला ये है कि जो मान लीजिए ये 3 जो है A हो, ठीक है, और जो ये है B हो, अगर A/B के फॉर्म में है तो जब कमी करने के लिए बोलेगा तो फार्मूला हो जाएगा A/A + B। ध्यान देना, A/A + B, ठीक है। और जब प्लस करने को बोलेगा तो आपको क्या करना, A/B - A, ठीक है, A/A + B और A/B - A, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो प्रेजेंट टाइम में मैंने दिया है, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने % कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप इसी फार्मूले में देखें, प्लस 60% मैंने लिख दिया, उसका फ्रैक्शन बना लिया, 3/5 हो गया। अब इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, तो 3 3/5 प्लस अब 3/8 हो गया। अब 3/8 को जब हम चेंज करेंगे तो ये 300/8 होगा, मतलब 37.5%। ये आपको याद रखना है, 3/8 की वैल्यू 37.5% होती है, ठीक है। तो 37.5% आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ें जो है मैं समझाना चाहता था, जिससे आपको ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ 3/8 × 100 है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, × 100 है, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है भाई। अगर चौड़ाई में कमी करने को बोले, अगर कमी करने को बोले, अभी कमी करनी है तो क्या करना है, A/A + B। वृद्धि करनी है तो A/B - A, ठीक है। उसके बाद 100 का गुणा करा के आप परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, यही मैं बताना चाहता था। अब इसी बेस पे ये सारा आपका सॉल्व हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। अभी मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, समझा देता हूँ, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको।
ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक आयत की लंबाई में 80% कमी करने पर चौड़ाई कितने % बढ़ा दी जाए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए हमें इसमें क्या करेंगे, सीधी सी बात है, चूंकि यहाँ कमी करने की बात कर रहा है तो -80% लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 80/100, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 4/5 आ गया। अब चूंकि वृद्धि करने की बात बोल रही थी तो मैं बोला था जब वृद्धि करने की बात बोलेगा तो क्या करना है आपको, फार्मूला क्या यूज करना है, a/b - a यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए क्या है यहाँ पर 4 है, बी क्या है 5 है, -4 कर देंगे तो ये आ गया 4/1, मतलब 4 × 100 करें तो 400%। ठीक है, मतलब अगर उसकी क्षेत्रफल में कितना चौड़ाई कितना बढ़ाना पड़ेगा, 400% आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको फार्मूला ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसमें कुछ चेंजिंग करके आपको दे देता हूँ, ये 40% कर देते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको होमवर्क में बताना है। तो आज की क्लास में सर्किल के अबाउट इतना ही क्वेश्चन था और इसके बाद मैंने ये रिकॉल कराया, आपको रिमाइंड कराया और इसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप 1 बाय 1 होमवर्क जो हैं करते रहें और क्लास में कंटिन्यू बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और धूम मचा दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सर्किल के और स्क्वायर के और रेक्टेंगल के तीनों के मिक्स क्वेश्चन के साथ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।